ये इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात किया जा रहा है। आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये सोचो सर ये तो प्रोपोर्शनल था, तो आपने ये स्क्वायर के बदले आई कैसे रख दिया? तो सोचो ना, यदि यहाँ पर ऐसा होता कि आई इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर होता, कोई भी कांस्टेंट डी, तो आप इस जगह भी डी यूज करते, यहाँ भी डी यूज करते, यहाँ भी डी यूज करते, यहाँ रूट डी डी आ जाता, तो आप क्या करते? इन डी को तो फिर कैंसिल आउट कर ही देते ना, तो कांस्टेंट के होने के और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए रिप्लेस कर दिया। ए स्क्वायर के बदले आई लिख दिया, ए वन स्क्वायर के बदले आई वन लिख दिया, आई टू लिख दिया, ट्वाइस रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव। अब एक पॉइंट और कि यदि ऐसा होता, इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I नॉट से, यदि ऐसा है, देन यदि ऐसा है दोनों बराबर हैं, तो I किसके बराबर हो जाता? ध्यान से देखिएगा, I नॉट प्लस ट्वाइस रूट आई नॉट कॉस फाइव। और यदि मैं इनको देखूं, ये I, तो ये कितना आ गया? 2I नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस फाइव। और कॉस फाइव को शायद आपको याद होगा, लिखा करते थे, कॉस फाइव को हम लोग लिख लेते हैं कॉस फाइव कॉस 2 इंटू 5/2, इसे क्या लिख लेते हैं? 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1। इसका यूज करके आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2I नॉट 2 कॉस स्क्वायर 5/2। क्यों? क्योंकि ये तो कॉस फाइव था ना, तो कॉस फाइव प्लस 1 कितना हो जाता? कॉस फाइव प्लस 1 के बदले लिख देते 2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो अब ये जो आई का वैल्यू आया, ये रिजल्टेंट ऐसा तब होगा जब हम दोनों जो इंटेंसिटी है, जो सुपर इम्पोज होने के लिए आई है, वो एक जैसा हो, कॉस स्क्वायर 5/2। और 5 क्या है? उनमें फेज डिफरेंस। तो इन फॉर्मूले में किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं मुझे। ये ऐसे आप देख सकते थे कि 2 स्पीकर होता और वहां से साउंड निकल के आ रहे होते, एक स्पीकर ये और एक स्पीकर मान लो ये, और यहाँ सर आप म्यूट हो गए। यहां से एक वेव आया और एक वेव यहां से आया, तो आने वाला S1 सोर्स से जो इंटेंसिटी आया दैट इज I1, और S2 सोर्स से जो इंटेंसिटी आया I2, और यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा इंटेंसिटी, ये जो देखेंगे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I इक्वल्स टू ये I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट I1 रूट I2, और साथ में कॉस फाइव। ये कहां से आ रहा है उसे समझिए। यदि इस पहले वाले का एम्पलीट्यूड A1 होता, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड A2 होता, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे देख रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब सुपर इम्पोज होने के बाद का एम्पलीट्यूड। तो आपको वो डेरिवेशन समझ में आएगा और कहाँ ये यूज करना है ये भी समझ में आएगा। सर ये फाइव कैसे निकालोगे? तो मान लो एक का रास्ता है x1 और दूसरे का रास्ता है x2, शुरू में ये सेम फेज में थे, तो रास्ते के अंतर के कारण फेज डिफरेंस आएगा, तो फाइव के लिए क्या लिख देंगे? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, या
2 पाई बाई लेमडा इंटू x2 माइनस x1। मतलब इससे आपको फाई निकल के चला आएगा। रास्ते के लंबाई में जो अंतर है उस अंतर का यूज करेंगे और उससे फाई निकल कर चला आएगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की मैंने कोई बात नहीं की, ध्यान रखिएगा। यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कोई बात नहीं की, क्योंकि यदि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात करूंगा तो cos फाई का वैल्यू या तो 0 लिखूंगा या 1। कंस्ट्रक्टिव के लिए 1 और 0 नहीं, cos फाई 1 होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, cos फाई -1 होगा डिस्ट्रक्टिव के लिए। दो एक्सट्रीम, एक बार ए हो जाएगा a1 + a2 और एक बार ए हो जाएगा a1 - a2। क्या मैं पेज चेंज करूं? नहीं सर, एक मिनट। लिख रहे हैं। हाँ, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए। क्या चेंज करूं? नो सर, एक मिनट। हो गया सर। चलिए, यदि यहां तक आप चले आए, यदि आप यहां तक चले आए तो आगे अब बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या। दो खास जो बातें बताई गई हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वो क्या है इस पे विचार करते हैं। ये चेंज किया मैंने और लिख रहा हूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान से देखिए, आप जब कहेंगे या लिखिए, और इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, आई जो मैक्सिमम मिल सकता है और आई जो मिनिमम मिल सकता है,
वो किसके बराबर होगा? ए मैक्सिमम स्क्वायर बाय ए मिनिमम स्क्वायर। मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 कह दोगे सेम फेज में होने के कारण। और मिनिमम कहाँ मिलेगा? जहां A1 और A2 अपोजिट फेज में होंगे। तो हमारे सामने ऐसे ये मिल रहा है। और इन्हीं के लिखने का एक और तरीका है, A1 रूट I1, A2 रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2। और इसका क्या किया आपने? स्क्वायर। आई मैक्स बाई आई मीन की यदि बात करूं तो ए मैक्स स्क्वायर बाई ए मीन स्क्वायर, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर टू रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 इसका होल स्क्वायर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये आई कंस्ट्रक्टिव देख रहे हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और आई डिस्ट्रक्टिव देख रहे हैं। आई कंस्ट्रक्टिव बाय आई डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा? आई मैक्स बाय आई मीन। और ये कितना हो गया? ए मैक्स स्क्वायर बाय ए मीन स्क्वायर। और ए मैक्सिमम क्या हो जाता है? A1 प्लस A2। और ए मिनिमम क्या हो जाता है? A1 माइनस A2। और याद करो ना, आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, तो रूट आई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ए के। तो आप यदि लिखना चाहते हैं रूट I1 प्लस A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, तो आप क्या लिख दोगे? रूट I1 प्लस रूट I2, साथ में कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन आके कैंसिल आउट होता दिखेगा। डिनोमिनेटर में लिखोगे रूट I1 माइनस रूट I2। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों के? यदि कहेंगे आप हाँ, तो इस पे 5 स्टार दे दो। यदि कहेंगे ना, तो इस पे 7 स्टार दे दो। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ना का तो गुंजाइश नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। आई कंस्ट्रक्टिव बाय आई डिस्ट्रक्टिव, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम पे प्रोसीड करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं लिखने के बाद, अदरवाइज बोले लिख चुके तो मैं आगे बढ़ूं। सर सर इसको पिछले वाले फॉर्मूले की तरह कर सकते हैं? पिछले वाले फॉर्मूले की तरफ का मतलब बताओ। 4i स्क्वायर cos i by 2, 4i cos i। वो 4i cos किसके किसके लिए था ये बताओ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कब? जब I1 I2 बराबर था। क्या यहाँ I1 I2 बराबर दिख रहा है? नो सर। तो फिर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पिछले वाले का जो लास्ट लाइन है वो तो तब एप्लीकेबल है ना जब I1 I2 बराबर हो I0 के। यहाँ I1 I2 अलग है, A1 A2 उसकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। क्या अब क्लियर है? यस। 5 स्टार मैंने कहा है, इसका मतलब है कि आपको ये याद रहे तो बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ गौर करिए, टू साउंड कोहेरेंट सोर्स।
has amplitude 2a and a at a point in speed. At a point P in the space P, distance 3 lambda by 4 and 2 lambda by 4 from sources S1 and S2 respectively. ये क्वेश्चन में ये कहा गया है। Find out resultant amplitude at P while S1 and S2 sources are in phase initially. आपको दो सोर्स हैं, उससे डिस्टेंस 3 लैम्डा बाय 4 और 2 लैम्डा बाय 4 पे एक पॉइंट है P। आपको वहां पर एम्पलीट्यूड दिख रहा है 2a और a। बताना क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जब इस तरह आपके सामने कुछ आया तो आप भी पीछे क्यों रहोगे, चित्र बनाकर सोचना शुरू कर दोगे। यहाँ है S1 और यहाँ है S2। आप ऐसे पहुंच रहे हैं और ऐसे पहुंच रहे हैं। ये लैम्डा बाय 4, ये 3 लैम्डा बाय 4। इस पॉइंट को कह देते हैं P। तो ध्यान से देखिए, वो 2 लैम्डा बाई 4। हाँ सॉरी 2 लैम्डा बाय 4 एट P। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 4 माइनस 2 लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। क्या ये इवन या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है? तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का तो लफड़ा है ही नहीं। आप जानते हैं डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। लैम्डा बाय 4 आया है तो पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 ये डेल्टा फाई आ गया। आई रिजल्टेंट कैसे, ये रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 A1 A2 cos फाई। cos फाई लाके रखोगे पाई बाय 2 तो गायब हो गया। इसे ही फाई कह लेते हैं। तो ये गायब हो गया तो ये बचेगा कौन? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और ये कितने के बराबर हो गया? अंडर रूट
2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया a√5। सर ये क्या चाइनीज भाषा में बता रहे हो आप? अरे आपसे मैंने कहा ये साउंड वेव में सीख तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा यूज ये आता है लाइट वेव। इसमें यदि कोई पॉइंट आप चाहें तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। सॉल्यूशन यदि समझ में आ गया हो तो बड़ी खुशी की बात। आराम से नोट कर लीजिए, कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लगे तो मुझसे पूछिए। चेंज करूं पेज? नो सर, 1 मिनट। हो गया सर। यहाँ पर दो सोर्स है, ये है 5λ/4 और ये है 9λ/4। इस पॉइंट पर S1 S2 सेम फेज में है। ये I1 की जो इंटेंसिटी यहाँ पहुंची है वो है I0, और I2 की जो इंटेंसिटी पहुंची है, ये स्पीकर जो है थोड़ा कमजोर पड़ रहा है I0/2। तो इंटेंसिटी पी पॉइंट पर कितना होगा ये हमें पता करना है। तो हम लोग पहले देखें एट पी, डेल फाई क्या लिखते थे? 2π/λ इंटू डेल एक्स, π/λ इंटू 9λ/4 माइनस λ/4, 5λ/4। यहाँ पर चेक करिएगा, ये आ गया 2π। आई रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस √I1 √I2 इंटू cos फाई। cos 2π क्या हो जाएगा ये तो पता ही है। I0/2, 2 इंटू √I0 इंटू √I0/2 √I0 इंटू √I0/2 इंटू cos 2π। cos 2π 1 हो गया। आई रिजल्टेंट कितना आने वाला है?
आई नॉट प्लस आई नॉट बाई 2 रूट आई नॉट। यहां से यदि आई रिजल्टेंट देखते हैं, आई नॉट ये हो गया 2 आई नॉट, और ये हो गया ये 3 आई नॉट बाई 2, पहला वाला टुकड़ा हो गया, और दूसरा वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट इंटू रूट 2। एक बार चेक करके लिख लीजिए। यहाँ बीच वाला थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ जो लिखा है उसको थोड़ा सावधानी से देखिएगा। ये प्लस में लिखा है सर, ये फॉर्मूला आपको कहाँ से याद आ गया? तो ये नहीं याद आया, याद आया ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट A1 ट्वाइस A1 A2 cos 5 and in I is proportional to A square। तो उससे ये चला आता है आई रिजल्टेंट। और यदि ऐसा हो गया तो अपने पास पहला वाला टुकड़ा क्या था आई रिजल्टेंट के लिए, आई नॉट प्लस आई नॉट बाई 2, ये हो गया 3 आई नॉट बाई 2 प्लस रूट आई नॉट हो गया आई नॉट, और 2 बाई रूट 2 ये हो गया रूट 2 आई नॉट। तो यहां से जो आई नॉट यदि हम कॉमन ले लें, 3 बाई 2 आई नॉट कॉमन ले लेते हैं, 3 बाई 2 प्लस रूट 2। यदि कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो बताएं प्लीज। आसान है ओके, करना एक फॉर्मूला है, उनका पाथ डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस आएगा और फिर कहानी आगे बढ़ा लो। कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और यदि ये उम्मीद सही है तो आप लोग हैंड राइज करें प्लीज कि मैं देख सकूं। काफी बच्चे हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है समझ में आया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अब 13 हुए, जो लिखने में व्यस्त हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। हाथ में चूंकि कलम है इसलिए हैंड राइज नहीं कर पाए। यदि कोई ऐसे हैं जिनको पूछना है, कुछ 14 बच्चे हैं जो समझ में आया, 2-3 बच्चे जो पूछना चाहें वो पूछे, मैं रुका हुआ हूँ। ये 12th में बड़े काम का है, 11th में तो ठीक है, आया काम तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। पेज में चेंज करता हूं, एक और थोड़ा टफ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये S1 ये S2, ये 7 लैम्डा बाई 4 और ये 9 लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस है, और क्वेश्चन में ये कहा गया है S1 is 5/2 ahead in phase with respect to S2। अब 3 पॉइंट पे आपको बताना है फाइंड आउट
find out nature of interference at P. P पॉइंट पे इंटरफेरेंस का नेचर हमें देखना है। यहाँ लफड़ा क्या है, S1 S2 सेम फेज में नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। S2 has large path than S1। तो इससे क्या हुआ, S2 is ahead in phase, S2 has large path than S1। अब इस आइडिया को कैसे यूज करेंगे ये सोचो। और यहाँ डेल्टा एक्स कितना आ जा रहा है, 9 लैम्डा बाय 4 माइनस 7 लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। मतलब अभी जो S1 S2 का फेज डिफरेंस एक आया ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू पाथ डिफरेंस। यदि पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस देखें तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2 और ये हो गया पाई। पाई का फेज डिफरेंस यहां पर है। यदि आप कहते हैं पाई का फेज डिफरेंस यहां, और इनिशियल फेज डिफरेंस में, और हाँ बताइए, इस फेज डिफरेंस में कोई कंफ्यूजन? बट इनिशियली S1 is ahead in phase with respect to S2। तो शुरू में मान लो क्वेश्चन में दिया होता अभी S2 का पाथ ज्यादा है और S1 का शुरू में फेज ज्यादा है, तो जब ऐसा होगा तो डेल्टा फाई नेट एट P कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक का पाई आगे है और दूसरे का पाई बाई 2 आगे है, तो नेट डिफरेंस हो जाएगा पाई बाई 2। तो इंटरफेरेंस के बारे में हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा इसको देखने के बाद आई रिजल्टेंट होगा I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 रूट I2 cos फाई, और cos फाई के बदले में ना तो पाई लिखेंगे और ना ही अकेला वाला पाई बाई 2, वो जुड़ेगा भी नहीं। यदि S2 अहेड होता पाई बाई 2 और उसका रास्ते का लंबाई भी ज्यादा होता, तब टोटल फेज डिफरेंस लिखते पाई बाई 2 प्लस पाई। अभी पाई बाई 2 आगे है S1 और रास्ते के कारण आगे है पाई S2, तो S1 और S2 का जो नेट फेज डिफरेंस देख रहे होंगे एट P।
एट पी आप लिखेंगे फाइव इक्वल्स टू 5 माइनस 5/2, दैट इज 5/2। ये 5 यहाँ रख दीजिए तो आपको आई रिजल्टेंट पता चल जाएगा, I1 प्लस I2। सर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि S1 S2 में S2 के पास फेज का कम है, S1 का ज्यादा है शुरू का फेज, और रास्ते की लंबाई में देख रहे हैं कि S2 का रास्ते का लंबाई ज्यादा है। तो यहाँ जब हम नेट फेज डिफरेंस लिखेंगे तो एक रास्ते के लंबाई के कारण फेज डिफरेंस आएगा, वो किसका आगे है, S2 का, और एक शुरू का फेज डिफरेंस आगे है, वो किसका था, S1 का। तो नेट फेज डिफरेंस कितना होगा, तो S2 के रास्ते के कारण जो फेज डिफरेंस आया और S1 का S2 के रिस्पेक्ट में जो शुरू में दिया गया फेज डिफरेंस में, उनमें जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा फेज। यार सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा। अगले एग्जांपल में एक बार समझ लो, फिर इसे चाहोगे तो नोट कर ले। मान लो ऐसा होता, ये होता 9 लैम्डा और ये होता 12 लैम्डा, और एक ये कहा गया होता S2 is ahead in phase with respect to S1 by 3 pi, by 4 pi। अब आपको बताना है डेल्टा फाई नेट एट पी क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आप जब बात करेंगे S2 हैज सॉल्व करते वक्त ऐसे सोचेंगे, S2 हैज लार्जर पाथ and S2 is also ahead in phase initially। तो जब डेल्टा फाई नेट लिखेंगे एट पी तो इनिशियली भी S2 ही आगे है। इनिशियली कितना आगे था, 4 पाई, और आगे कितना आ गया, ये आ जाएगा डेल फाई डैश 4 पाई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स डैश, ये आ जाएगा 4 पाई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 10 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा। 12 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा कितना हो गया, 3 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया तो 6 पाई, ये आगे मिल के ये कितने हो गए 10 पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या है, P इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट। यहाँ इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव। P पॉइंट पे इंटरफेरेंस कैसा दिखेगा, कंस्ट्रक्टिव। सोचो, आराम से सोचो। और अब मुझे आप हैंड राइज करके बताओ कि कितनों को ये लगता है कि थोड़ा समझ में आया। ये दोनों इनिशियल फेज और पाथ डिफरेंस के कारण फेज प्लस कब होंगे, जब दोनों का एडवांटेज एक ही को मिला। और यदि एक का इनिशियल फेज ज्यादा है और दूसरे का पाथ ज्यादा है तो दोनों के कारण जो फेज डिफरेंस बनेगा उनको डिफरेंस लेकर नेट फेज डिफरेंस हम लिखते हैं। ये इंटरफेरेंस का एक ट्रिकी पॉइंट है। यदि हम इनका ध्यान रखें तो बड़ी अच्छी बात। ये पेज आप नोट कर लो, और यदि आप कहोगे तो मैं पिछला पेज दिखाऊंगा। पहले नोट कर लो, मैं रुकता हूं।
ये पेज नोट कर लिया, चेंज करूं? यस। यदि पिछला पेज यदि देखना हो तो मैं क्या पीछे भी ले चलूं या आगे बढ़ूं? सर एक बार पीछे ले लो। हो गया सर। आप एक पॉइंट को देखिए कि ये है 7 लैम्डा बाई 8 और ये भी है 7 लैम्डा बाई 8। S1 S2 सोर्स है, S1 and S2 are in same phase and coherent। अब आपको बताना है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पोजीशन on circle shown where interference is constructive। इस सर्कुलर पाथ पे कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ये हमें बताने को कहा गया है और आपको इसका तो कुछ पता नहीं। तो मैं बताता हूं आप क्या करें। सबसे पहले मुझे ये बताइए ये जो सोर्स S1 S2 देख रहे हैं, इनके कारण जो वेव आएगा सर्कुलर पाथ पे, उनके इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। उससे पहले ये बता दीजिए कि कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या है। कंडीशन डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव, डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव कितना होता है 2n लैम्डा बाई 2। ये याद आ गया, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये 2 और 2 तो कट गया, ये हो गया n लैम्डा। आपको याद है 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, ऐसे एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, पाथ डिफरेंस जहां ऐसा होगा वो सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट होंगे। अब गौर करिए, एक ही बार में सबके चक्कर में मत पड़ो। ए बी सी डी के बारे में सोचते हैं तो ए टू बी पे फोकस करो। इसमें यदि कितने कंस्ट्रक्टिव है मैं गिनती कर लूंगा
ऐसे ही 4 सिमेट्रिकल सिचुएशन है, 4 गुना कर देंगे। तो पहले ए वाले पॉइंट के बारे में बताओ, ए पे पाथ डिफरेंस कितना है? ये तो एक जैसा है ना, तो क्या आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख गया? ये साइड बराबर दिख गए? कितना टाइम लगाओगे? एट ए डेल्टा एक्स इक्वल्स टू S1A माइनस S2A इक्वल्स टू 0, ये क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्टिव। और एट बी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू S1B माइनस S2B इक्वल्स टू 7 लैम्डा बाई 4 का ट्वाइस 3.5 लैम्डा, ओ 7 लैम्डा बाई 8 का ट्वाइस। एक बार मैं इसे चेंज कर दूं, क्या था यहाँ पर? 7 लैम्डा बाई 8 प्लस 7 लैम्डा बाई 8, ये हो गया 7 लैम्डा बाई 4, या ये हो गया 1.75 लैम्डा। अब इस बात पे गौर करिए कि ए पॉइंट पर जब आते हैं तो पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे कहीं तो पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा होगा, कहीं और आगे बढ़ेंगे तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, कहीं और आगे बढ़ेंगे तो पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्डा होगा, कहीं और आगे बढ़ते हैं तब जाके यहाँ मैक्सिमम पाथ डिफरेंस दिख रहा है बी वाले पॉइंट पे आके 1.75 लैम्डा। तो मुझे बताइए, यदि डेल्टा कंस्ट्रक्टिव आपको पता है तो क्या आपको डेल्टा डिस्ट्रक्टिव नहीं पता? डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव कभी वो भी पूछ सकता है, उसे भी देख लो। ये होता था ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 1 लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 या 7 लैम्डा बाई 2, इन सब के बारे में सोच के देखो। तो ये है 0.5 लैम्डा, अगला है 1.5 लैम्डा, अगला है 2.5 लैम्डा। तो बताइए कौन कौन सा आपको मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव? तो कंस्ट्रक्टिव से ये 1 लैम्डा वाला मिला, और डिस्ट्रक्टिव कौन कौन सा मिला? तो डिस्ट्रक्टिव मिला ये 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा। तो टोटल डिस्ट्रक्टिव यदि मुझे लिखना हो तो टोटल डिस्ट्रक्टिव कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, 2 है एक क्वाड्रेंट में, ऐसे ही 4 क्वाड्रेंट है, 2 into 4 8। और यदि कोई कहता है कि टोटल कंस्ट्रक्टिव बताओ, टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव, ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एक क्वाड्रेंट में एक है और ऐसे 4 क्वाड्रेंट है। इसके अलावा 2 ऐसे भी हैं जो क्वाड्रेंट में किसी टुकड़े में नहीं है, वो बस ऊपर और नीचे वाला पॉइंट है, तो 2 वो जुड़ जाएंगे, टोटल 6 हो जाएगा। सर तब ऐसे फिर से डिस्ट्रक्टिव में बताना, भी नहीं जुड़ेंगे? फिर से बताना क्या है? सर आपने हर एक डिस्ट्रक्टिव में 2 क्वाड्रेंट में 4 आए और एक सर, ऊपर और एक नीचे आया, तो टोटल कितने हो गए? ब्राइट वाले गिनती कर लो ना, ये लो या उस टाइप के जो है। सर मैं डिस्ट्रक्टिव में कह रही थी, उसमें डिस्ट्रक्टिव 2 और कहाँ ऐड कहाँ नहीं होता हुई। है, पहले ये बताओ, डिस्ट्रक्टिव का डेल्टा का वैल्यू बताओ, फिर जोड़ना।
डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव, बोलो क्या होगा, कुछ भी जो याद है वही बोल दो। ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ये याद है या ये भी नहीं याद? यस सर। 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 या 1 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे। तो कितना हुआ? 0.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 3.5 लेमडा, ऐसे बहुत से पॉइंट है। तो आप बताइए मुझे कि यहाँ कौन से और पॉइंट लेना चाहते हैं, 0.5 लेमडा और 1.5 लेमडा के ज्यादा? क्या यहाँ पर 2.5 लेमडा बन रहा है कहीं? ठीक है 1.75 लेमडा तो लेंगे नहीं। यस सर। तो किसको लेना चाहते हो आप इसके अलावा? कोई है? नो सर। 1.75 लेमडा क्यों नहीं लेंगे, अब ये बताओ। वो ऑड सर ऑड मल्टीपल मल्टीपल नहीं नहीं है। है लेमडा बाई 2 का, इसलिए नहीं लेंगे। और वो भी मैंने ऊपर और नीचे वाले जो 2 पॉइंट लिए हैं ए और सी, इसलिए क्योंकि वो क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले। तो 4 क्वाड्रेंट वाला 4 आए और 2 ये ऊपर और नीचे वाले ए और सी का पॉइंट आया, टोटल 6। आईआईटी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है आज से 10 साल पहले, लेकिन साउंड में नहीं पूछा है, लाइट में पूछा है। तब भी यही आंसर लिखा जाएगा, ऐसे ही सोचा जाएगा। सर आपको कैसे पता चला कि 0 के बाद कहीं पे 0.5 लेमडा होगा? तो ध्यान से देखना, ए से बी की तरफ जैसे ही आएंगे ना डिटेक्टर लेकर, अपना कान लेके, तो वहां पर जो रास्ते की लंबाई है, ए पे मिनिमम है 0 और बी पे मैक्सिमम है 1.75 लेमडा। तो रास्ते में तो सारे होंगे ही ना, कंटिन्यूअस बदला होगा। तो कहीं ना कहीं 0.5 लेमडा होगा, कहीं 1 लेमडा, कहीं 1.5 लेमडा, लेकिन 1.75 लेमडा से ज्यादा इस रास्ते में ए से बी के बीच में नहीं होगा। ये सिंपल लॉजिक यूज किया है मैंने। आप कुछ अच्छे बच्चे, अच्छा अभी लिख रहे हैं तो पहले नोट कर लीजिए। क्या मैं चेंज करूं या रुकूं यहाँ? 1 सेकंड बस। हाँ, आराम से लिखिए। लाइट के भी क्वेश्चन रहता है वेव ऑप्टिक्स का, तब भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की गिनती करने का ये बेस्ट आइडिया है, जिसमें कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी सी अकल कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे देखते हैं। 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 0, ये सारे हैं कंस्ट्रक्टिव। 0.5 लेमडा, 1.5 लेमडा, 2.5 लेमडा, ये सारे हैं डिस्ट्रक्टिव। हो गया सर। आप सोचो, यदि ऐसा ही क्वेश्चन बने और आपसे कहा जाए ये है S1 S2, ये है 7 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, दोनों टुकड़े, और S1 and S2 are coherent sources having zero initial phase difference, जीरो फेज डिफरेंस, इनिशियल भी हटा लो क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट ही रहता है, जीरो फेज डिफरेंस। आपको बताना है इस एग्जाम्पल में, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स on the circle where interference is constructive.
तो आराम से आप सोचिए और मैं 2 मिनट रेस्ट करता हूँ। पहले 2 मिनट में क्वेश्चन लिखिए, मैं 4 मिनट रेस्ट करता हूँ। क्या मैं सॉल्व करूं? सर 32 आएंगे। देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? तो जो क्वाड्रेंट है ना, उसके चारों वाले पॉइंट पे अभी चर्चा नहीं करते हैं। पहले ये 2 पॉइंट लेकर यहां देखते हैं डेल्टा एक्स 0 और यहां देख रहे हैं डेल्टा एक्स 7 λ/2 + 7 λ/2, दैट इज 7 λ। तो रास्ते में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां कंस्ट्रक्टिव मिलने वाला है? 1 λ, 2 λ, 3 λ, 4 λ, 5 λ, 6 λ, ऐसे हो गए 6। तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा और यहाँ भी 6 होगा। तो 6 जो है ऐसे 4 हो गए नंबर ऑफ ब्राइट पॉइंट या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट। और इसके अलावा चारों जो पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट, ये भी चारों के चारों कंस्ट्रक्टिव वाले हो गए। 24 और 4 ये कितने हो गए? 28। चेक करो तो। और जिन लोगों को लगता है ये गिनती ठीक ठाक है, तो पहले सोच लो और फिर हैंडराइज करो। अब आराम से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। तो 0 से 7 लेप्टा के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24 और 4 आ गए वो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले पॉइंट। 24 4 28। हे राम, अभी तक 7 बच्चों को पसंद आया है। 9 10 वीरता के साथ बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 14 बच्चे आ गए जिनको पसंद आ गया। 15, 16, बहुत है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, नंबर ऑफ डार्क भी मान लो पूछ ले, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि डार्क लाइट के लिए कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप देखना यहां पर होगा 0.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस, ये हो जाएगा 1.5 लैम्डा, ये हो जाएगा 2.5 लैम्डा, उसके आगे हो जाएगा 3.5 लैम्डा, फिर हो जाएगा 4.5 लैम्डा, फिर हो जाएगा
5.5 लेमडा फिर हो जाएगा 6.5 लेमडा। तो 0.5 लेमडा और उसके बाद 1.5, 1 2 3 4 5 6 7 चेक कर लो। तो टोटल डार्क कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टोटल डार्क पॉइंट 5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7। और ऐसे कितने क्वाड्रेंट है? 4, 28। तो अभी 28 हमें डार्क वाले पॉइंट भी मिलेंगे, संयोग है। सर आपको कैसे पता चला 7 लेमडा वाला ब्राइट है? अरे भाई n लेमडा ब्राइट था, 2n लेमडा बाई 2, n लेमडा ब्राइट था। और ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 1 लेमडा बाई 2 मतलब 0.5 लेमडा, 3 लेमडा बाई 2 मतलब 1.5 लेमडा, 5 लेमडा बाई 2 मतलब 2.5 लेमडा। ये सारे जो है वो डार्क वाले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट। तो यदि ये समझ में आने लगता है तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कोई बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं है। ध्यान से देखना, ये फाइव लेमडा का डिस्टेंस है एक दीवार से। और आप क्या करते हो, एक डिटेक्टर को लेके रखते हो रास्ते में। डिटेक्टर, तो डिटेक्टर के एक वेव डायरेक्ट यहां से आएगा, दूसरा वेव जाएगा और रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा। तो आपको यहां पर दो साउंड मिलते दिख रहे हैं, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो यहां पाथ डिफरेंस जब आपको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे वो सोचो और फिर डिसाइड करो कि ये कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। और आपसे कहा गया फाइंड आउट टोटल पॉइंट्स ऑन AB line where interference is constructive। AB लाइन पे कितने ऐसे पॉइंट होंगे डिटेक्टर डिटेक्ट करे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो आपको तो ये ट्रिकी लग रहा होगा, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, अगले पेज पे इसे देखते हैं। लॉजिक यहां क्या रखोगे सोचो। आप ये स्पीकर देखो और ये वॉल देखो,
यहां डिटेक्टर रख दो। तो एक तो साउंड निकलते ही पहुंच गया, और एक जो है 5 लैम्डा गया और मुड़ करके 5 लैम्डा आया। और साउंड के लिए जो रिजिड बाउंड्री होता है वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहाँ स्टोक्स लॉ से यहाँ कोई एक्स्ट्रा फेज चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन के कारण। यहाँ जो पाथ डिफरेंस दिखोगे ये हो गया 10 लैम्डा माइनस 0। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब एक स्पीकर के पास आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख गया। अब ऐसे कितने पॉइंट्स और हैं इसे हम ढूंढने वाले हैं। यहां थोड़ा सा आगे बढ़ गए, अभी 10 लैम्डा था, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स 9 लैम्डा होगा। और कोई आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स 8 लैम्डा होगा, फिर 7 लैम्डा, 6 लैम्डा। और यदि स्पीकर यहीं आ जाए, वो डिटेक्टर यहीं आ जाए, तब देखते हैं कि एक साउंड आया इस तरह से, और एक जो है दीवार से टकरा के तुरंत वापस मुड़ के आ गया। तो यहाँ डेल्टा एक्स हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 0, दैट इज 5 लैम्डा। तो टोटल ब्राइट कौन कौन से हुए, 10 लैम्डा, 9 लैम्डा, 8 लैम्डा, 7 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड 5 लैम्डा। तो टोटल ब्राइट मिल गया हमें 10 से 5 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्राइट मिल गया, 6 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट मिल गए। सर मेरे समझ में ये नहीं आया कि 10 लैम्डा के बाद 9 लैम्डा होगा, ऐसा आपको क्यों लगने लगा? रहस्य। क्योंकि जैसे जैसे हम दूर हटेंगे ना, तो होगा क्या कि पहले वाले एक्सट्रीम पे ये 10 लैम्डा है और दूसरे वाले एक्सट्रीम पे ये 5 लैम्डा है। तो जैसे जैसे दूर हटेंगे हम स्पीकर से वॉल की तरफ आएंगे, तो पाथ डिफरेंस कम होता जाएगा। क्योंकि आपने जब स्पीकर के पास देखा तो 10 लैम्डा था, और जब आप दीवार के पास देख रहे हैं तो 5 लैम्डा। तो जैसे जैसे शिफ्ट होंगे कम होगा, तो कंटिन्यूटी में कम करो ना यार। तो 10 लैम्डा के बाद कहीं 9 लैम्डा, फिर 8 7 6 5 4 तो हो नहीं सकता 5। तो ये सारे कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 ब्राइट पॉइंट हो गया 6 बिटवीन या फ्रॉम स्पीकर टू वॉल। अब बिटवीन नहीं कह के ये सारे ले रहे हैं ना पॉइंट, एक्सट्रीम वाले भी। यदि कह दे कि एक्सेप्ट स्पीकर एंड वॉल, तो फिर 2 हटा लेना, 4 कह देना पॉइंट। सर एक बार पोजीशन बता दो कि स्पीकर से हट के आगे मैं बढ़ूंगा, एक तो 0 हुआ एक्स, वो x1 कितना होगा कि मुझे ब्राइट मिल जाए? मिनिमम डिस्टेंस स्पीकर से बताओ। तो यदि कोई ऐसे पीछे पड़ जाए कि नहीं x1 बताओ, तो ध्यान से देखिए, एक तो चल करके गया 5 लैम्डा, और वापस जो वो आया 5 लैम्डा माइनस x1। तो डेल्टा x जो देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं मान लो p, डेल्टा x एट p, ये तो हो गया पहले दीवार की तरफ जाके जो वापस आया, और उसमें से एक जो स्पीकर से डायरेक्ट आया, दैट इज माइनस x1। ये हो गया 10 लैम्डा माइनस 2x1। और ये p वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस मैंने सोचा क्या हुआ है कंस्ट्रक्टिव के लिए, 9 लैम्डा, 10 लैम्डा से कम 9 लैम्डा। ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस x1 हो जाएगा 10 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, ये हो गया लैम्डा। x1 कितना हो जाएगा
λ/2। यदि मैंने λ/2 शिफ्ट किया है तो पहला ऐसा पोजीशन मिला। यदि मैं स्पीकर के तुरंत बाद वाला पॉइंट छोड़ दूं तो पहला पोजीशन, या स्पीकर वाला पहला मानूं तो दूसरा पोजीशन ऐसा होगा जहां हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। सर हाँ बोलो। सर सेकंड वाले केस में भी तो दूसरी वेव को एक बार रिफ्लेक्ट होने के लिए 5 लैम्डा चलना पड़ेगा ना, और तो फिर उसके हिसाब से सेकंड 0 अभी किसकी बात कर रहे हो तुम? x1 के देखने की बात कर रहे हो या x2 ढूंढने की, क्यू वाले पोजीशन के ढूंढने की बात कर रहे हो? x2 की? नहीं सर, एकदम शुरुआत में जब हमने डेल्टा मतलब 5 लैम्डा निकाला है, वो 0 नहीं हो सकता? पहले मुझे ये बताओ, एस वाले ये यहाँ पर जब डिटेक्टर है, ये पहला वाला या दूसरा वाला? ये जो लास्ट वाला है ये दूसरे डायग्राम में तुम बताना चाहते हो या पहले डायग्राम में? किसमें तुम्हें कंफ्यूजन है? सेकंड में। सेकंड में पहला वेव कितने दूर चल के आया है? 5 लैम्डा। और दूसरा कितना चल के आया है? अच्छा, ओके सर, ठीक है। दूसरा नहीं सही कह रहे हो तुम, दूसरा भी चल के आया है 5 लैम्डा। ये ऐसे गया और ऐसे चल के आया, तुम सही कह रहे हो। हाँ, वही तुम ही लगा। सही कह रहे हो। तो 5 लैम्डा उसे भी चलना पड़ा है, दीवार तक पहले आएगा फिर दीवार से रिफ्लेक्ट होगा। दीवार कोई स्पीकर थोड़े ना है, तुम ही सही कह रहे हो। मेरा एनालिसिस में मैं ये मिस कर रहा था। हाँ, तो पहला तो 5 लैम्डा चल के गया और दूसरा 5 लैम्डा चला और वापस तुरंत मुड़ के यहाँ आ गया, तो टोटल यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। तो अब जो मैं कह रहा हूं, ये नंबर मुझे बदलने पड़ेंगे। 5 लैम्डा, फिर आ जाएगा 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा एंड 0। तो सर गिनती अभी बदल जाएगी। आपने क्या चेंज करा था, एक बार दोबारा बताना। आप मुझे ये बताइए कि ये स्पीकर है और यहाँ दीवार है। आप यदि डिटेक्टर रखते हैं यहाँ पर तो उसके पास 2 वेव कौन से आएंगे? एक स्पीकर के पास रख रहे हैं, स्पीकर के पास रख रहे हैं डिटेक्टर, तो डिटेक्टर पर आने वाले वेव के बारे में बताइए। ये दीवार जो है ना, वॉल जो है ना, वो कितना डिस्टेंस है? 5 लैम्डा। तो वेव कौन से 2 आएंगे यहाँ, पहले ये बताइए। अरे सर एक कहो ना यार, स्पीकर से और एक एक रिफ्लेक्ट स्पीकर से होगा। डायरेक्ट आएगा और एक जा करके वापस आएगा। जाना 5 लैम्डा, आना 5 लैम्डा और ये लगभग 0। तो बताओ शुरू वाला पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 10 लैम्डा। 10 लैम्डा माइनस 0, दैट इज 10 लैम्डा। ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। इसी तरह यदि मैं बात करता हूं स्पीकर के बारे में कि ये स्पीकर जो है, इससे मैं देख रहा हूं 5 लैम्डा पे ये वॉल और ये स्पीकर, बीच में मैंने डिटेक्टर रख दिया यहाँ पे x डिस्टेंस आगे। अब कितना लेंथ यहाँ पर P पॉइंट पे, पाथ डिफरेंस कैसे लिखोगे? वेव कहाँ कहाँ से आ रहा है उसे सोचो। तो एक तो सीधे आया और दूसरा गया दीवार के पास और टकरा के वापस आया, तो दूसरे वाले का लेंथ कितना लिखोगे आप? 5 लैम्डा और 5 लैम्डा माइनस एक्स। तो यदि कोई एट P पर पूछे पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो डेल्टा एक्स कैसे लिखोगे आप? 5 लैम्डा गया प्लस 5 लैम्डा माइनस एक्स आया, ये टोटल, और जो पहला रास्ता है पहले वेव का वो सीधे एक्स गया, तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या लिख देंगे आप? 10 लैम्डा माइनस 2x। क्या ये समझ में आया? कैसे? आप पहले देख रहे हो 10 लैम्डा और आगे बढ़ोगे तो ये पाथ डिफरेंस कम होगा, तो फॉर नेक्स्ट पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां कितना लिख दोगे आप? यहां लिख दोगे 10 लैम्डा के बाद 9 लैम्डा, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा? 10 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, x कितना हो गया? λ/2। यहां पर एक पॉइंट आया जहां आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर से देखेंगे,
पोजीशन निकालने का ये तरीका हुआ। और यदि हम ये जानना चाहते हैं, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल कितने ब्राइट वाले पॉइंट मिलेंगे हमें, तो इस तीसरे वाले चित्र को भी देखो। ये 5 लैम्डा की दूरी पे यहां पर वॉल है, तो आप डिटेक्टर को लेकर खींचते खांचते चले आए वॉल के पास। ये डिटेक्टर, इसके पास 2 वेव कौन से आएंगे ये बताओ। एक ये वेव आया सीधे, कितना चल के 5 लैम्डा, और दूसरा वेव कितना चल के आएगा, दीवार पे जाके रिफ्लेक्ट होके। उन्हीं के इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं। तो दीवार पे आने का लेंथ 5 लैम्डा और वापस होने का 0, लगभग 0। तो हम पाथ डिफरेंस यहाँ कितना देखने वाले हैं, 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 0, दैट इज 5 लैम्डा। तो 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा 0 हो गया। क्या ये दीवार के पास 0 पाथ डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आप सही थे, आप लोग सही थे। ये हम रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 10 लैम्डा वो तो स्पीकर के पास हो गया, उसके बाद पाथ डिफरेंस 9 लैम्डा, 8 लैम्डा, 7 6 5 4 3 2 1, टोटल गिनती कर लेना, एंड पाथ डिफरेंस 0। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल हो जाएगा, टोटल ब्राइट हो जाएगा यहां से यहां तक, टोटल कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स ये हो जाएंगे 11। क्या ये गिनती मैं उम्मीद करूं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? यस सर। मैं मिस किया था पहले, अब ये करेक्ट करके आप समझ लेंगे। पिछला अभी ये लिख रहे हैं या मैं अगले पेज पे जाऊं? हो गया लिख रहे सर। हैं, मैं रुक गया हूं। लिख लीजिए, फ्रेश लिख लीजिए, फ्रेश समझ लीजिए, मैं फिर अगले पेज पे जाता हूं। यहां देखिए, एक स्पीकर यहां पर है, और यहां पर 6 लैम्डा डिस्टेंस पे एक डिटेक्टर रखा हुआ है, और सामने एक कार्डबोर्ड है। क्या करना है आपको, तो इसका डिस्टेंस दिया गया है 4 लैम्डा, और आपसे कहा गया कि एक साउंड ऐसे चल के आता है, और फिर ऐसे। तो बताइए इस जगह फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको? तो गौर करिए, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सॉल्व करना शुरू करते हैं ब्लैक कलर से। इस रास्ते को ज्योमेट्री से देखिए, क्या ये 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 लैम्डा दिख रहा है? 5 लैम्डा ये भी दिख रहा,
तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस हो जाएगा 10 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, दैट इज 4 लैम्डा। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 8 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या फेज डिफरेंस यहां लिखना समझ में आया? अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू। कंटिन्यू रखते हैं कहानी। अगले टर्न पे हो सकता है हम लोग एक इंपॉर्टेंट आइडिया डॉपलर इफेक्ट की चर्चा करें, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल अभी अपना कल आप लोग वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, फ्री रहते हैं आई थिंक। अरे कुछ हाँ ना बोल दो भाई। यस इवनिंग आवर्स में क्या 1 घंटे के लिए हम लोग मिले 4 से 5 वाले शेड्यूल में, या 4 से 5:15, 5:30, जो आप टाइम दे सके मुझे। एक बार जल्दी से बता दो, फिर आप केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करो। ओके सर। 4 to 5:15 PM। 4 to 5 रखें या कल वाला रखें 5 to 6:15? जो बोलो। 4 to 5 ही रखिए। 5 to 6:15 PM। ये वेव मोशन, ये साउंड वेव मोशन। इसमें डॉपलर इफेक्ट की चर्चा करते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।